हम एक बार फिर पत्थरों के जंगल की पनाह में चल पड़े। सुमित्रा की हालत उस वक्त काफी बेहतर थी। हम पहाड़ी के साथ साथ मुसलसल ढलान की तरफ जा रहे थे। हमारे और पुलिस वालों के दरमियान बहुत फासला बढ़ गया था। फिर मैं ठिठक कर रुक गया। मेरा ख्याल था कि हम पहाड़ी के साथ साथ किसी और तरफ निकल आए होंगे, लेकिन पत्थरों के जंगल से निकलकर पहाड़ी के दामन से तकरीबन 50 गज के फासले पर खेत देखकर मैं चौंक गया। पहाड़ी और खेतों के दरमियान खारदार ऊंची झाड़ियां फैली हुई थी। मैंने आखिरी पत्थर की आड़ से झांक कर देखा। बाईं तरफ बहुत दूर खेतों में पुलिस की गाड़ी दिखाई दी। उसके पीछे वो पिकअप भी खड़ी थी, लेकिन आसपास कोई आदमी नहीं था, जिसका मतलब था कि पिकअप पर आने वाले रूप सुहाए के आदमी भी हमारी तलाश में पहाड़ी की तरफ जा चुके थे। मैंने सुमित्रा से कहा, पहाड़ी की तरफ जाना अब हमारे लिए मुमकिन नहीं। हम इत्तेफाक से खेतों की तरफ निकल आए हैं और मेरा ख्याल है कि ये खेत हमारे लिए बेहतरीन पनाहगाह साबित हो सकते हैं। सुमित्रा ने रुक रुक कर कहा, और अगर वो हमें तलाश करते हुए इस तरफ आ गए तो? मैंने कहा, वो हमें पहाड़ी की तरफ ही तलाश करेंगे। ये तो वो सोच भी नहीं सकते कि हम दोबारा खेतों की तरफ आ गए होंगे। सुमित्रा बोली, लेकिन वो सामने पुलिस की गाड़ी खड़ी है, वहां कोई ना कोई मौजूद होगा। अगर हमें देख लिया गया तो? मैंने कहा, वो गाड़ी बहुत दूर है, आसपास कोई भी दिखाई नहीं दे रहा। मेरा ख्याल है कि पिकअप पर आने वाले रूप सुहाए के कारिंदे भी हमारी तलाश में पहाड़ी की तरफ जा चुके हैं। वैसे हम इन झाड़ियों की आड़ लेकर चलें तो हमें देख लिए जाने का इम्कान नहीं होगा। सुमित्रा ने आमादगी जाहिर की, बोली, तो चलो। मैंने एक बार फिर मोहतात अंदाज में पुलिस की गाड़ी की तरफ देखा और सुमित्रा को इशारा किया। हम दोनों पत्थर की आड़ से निकलकर झाड़ियों में झुककर चलने लगे। सुमित्रा ने भी साड़ी पहन रखी थी और मुझे हैरत थी कि वो अब तक साड़ी को कैसे संभाले हुए थी। अब उसकी साड़ी बार बार झाड़ियों में उलझ रही थी। 50 गज का फासला सुमित्रा के लिए कयामत बन गया, लेकिन वो किसी न किसी तरह साड़ी को संभाले रही। ये बाजरे की फसल थी जो हमारे कद से ऊंची थी। खेत में पहुंचकर हमने इत्मीनान का सांस लिया। सुमित्रा की साड़ी झाड़ियों में उलझकर कई जगहों से फट गई। कांटेदार झाड़ियों की कई शाखें अब भी उलझी हुई थी, जिन्हें छुड़ाने में मैं उसकी मदद करने लगा। हमें वहां 10 मिनट लग गए और फिर हम बहुत मोहतात अंदाज में उस खेत में आगे चलने लगे। अब हमें देख लिए जाने का इम्कान नहीं था। पौधों की हरकत हमारी निशानदही कर सकती थी, इसलिए हम इस तरह चल रहे थे कि ऊपर से पौधे कम से कम हरकत करें। हम खेतों में चलते रहे। इस दौरान पहाड़ियों की तरफ से एक आध मर्तबा फायरिंग की आवाज सुनाई दी, लेकिन ये आवाजें मध्यम थीं, जिसका मतलब था कि हम वहां से बहुत दूर निकल चुके थे। आसमान पर बादलों के पर्रे जम रहे थे। धूप का नामो निशान नहीं था, लेकिन खेतों में हब्स किसी कैफियत थी। मेरी शर्ट पसीने से तर हो चुकी थी। गर्दन पर भी कीचुए से रेंगते हुए महसूस हो रहे थे। सुमित्रा की हालत मुझसे ज्यादा अबतर थी। मुसलसल चलते रहने से वो निढाल सी हो गई थी। उसने कई मर्तबा रुकने को कहा था, मगर किसी खेत के ऐन बीच में रुकना हिमाकत के सिवा कुछ न होता। पौधों में लाख किस्म के हशरातुल अर्ज थे जो हमारा हशर बिगाड़ देते। मुझे ऐसी जगह की तलाश थी जहां हम सुकून से कुछ देर बैठ सकें। मुसलसल 1 घंटा चलते रहने के बाद आखिरकार मुझे अपनी पसंद की जगह नजर आ गई। हम जिस खेत में उस वक्त चल रहे थे, उसके इख्तिताम पर एक नदी बह रही थी, जिसका पाठ 4 फुट से ज्यादा नहीं था और गहराई भी 1 फुट से ज्यादा नहीं थी। उस नदी के दूसरी तरफ नीम के 4-5 दरख्तों का एक झुंड सा था। उस झुंड के आसपास तकरीबन एक खेत की जगह खाली थी और उससे आगे मिर्चों के खेत थे। मिर्चों के पौधे ज्यादा बड़े नहीं थे, उनमें छुपने का सवाल ही पैदा नहीं होता था, इसलिए मैंने नीम के दरख्तों के उस झुंड में रुकने का फैसला कर लिया। खेत से निकलकर मैंने मोहतात निगाहों से इधर उधर देखा और सुमित्रा को लेकर बाहर आ गया। सुमित्रा नदी के किनारे गिर सी गई। चंद लम्हे वो गहरे गहरे सांस लेती रही, फिर चुल्लू भर भर कर पानी पीने लगी। मैंने भी सूटकेस जमीन पर रख कर दूसरे हाथ में पकड़ा हुआ पिस्तौल उसके ऊपर रख दिया और पानी पीने लगा। पानी अगरचे गदला था, हर घूंट के साथ मिट्टी हमारे पेट में जा रही थी, मगर उससे हमारी प्यास भी बुझ रही थी। हमने शिकमसेर होकर पानी पिया। फिर मैंने उठकर सूटकेस उठा लिया, पिस्तौल को जेब में डाला और सुमित्रा का हाथ पकड़कर नदी में उतर गया। हम नीम के दरख्तों के झुंड की तरफ आ गए। चारों तरफ घास की तरह मुलायम पत्तियों वाली झाड़ियां थीं। इन झाड़ियों में से गुजरते हुए हम जैसे ही झुंड में दाखिल हुए, मैं चौंक गया। गुंजान पत्तियों वाले 4-5 दरख्त थे जो एक गोल दायरे की शक्ल में उगे हुए थे। उनकी गुंजान शाखें अतराफ में भी और ऊपर से आपस में इस तरह मिली हुई थी कि झुंड के अंदर एक कुशादा कमरा सा बन गया था। उस पूरे कमरे में 6-7 इंच ऊंचा मिट्टी का चबूतरा सा बना हुआ था, जिस पर गोबर की लिपाई की हुई थी और खजूर के पत्तों की एक चटाई बिछी हुई थी। उस पर खुश्क पत्ते और निमकोलियां बिखरी हुई थी। एक दरख्त की शाख से एक लालटेन भी टंगी हुई थी। उसके करीब ही शाखों पर घी या तेल का एक डिब्बा भी फंसा हुआ था।
ये सब कुछ देखकर मैं समझ गया कि नीम के ये पौधे बाकायदा मंसूबाबंदी के तहत इस तरह लगाए गए थे कि जब ये बड़े हुए तो इनकी गुंजान शाखों ने मिलकर अंदर की तरफ एक कमरा बना दिया। फर्श पर बिछी हुई चटाई और दरख्त की शाख से टंगी हुई लालटेन देखकर ही मैं समझ गया कि ये जगह किसी की रिहाइश के लिए इस्तेमाल होती रहती है। लेकिन चटाई पर बिखरे हुए खुश्क पत्ते और निमकोलियां देखकर ये अंदाजा भी लगाया जा सकता था कि कई रोज से किसी ने इस तरफ का रुख नहीं किया। सुमित्रा बोली, ये सब कुछ देखकर लगता है कि यहाँ कोई रहता है, अगर कोई इस तरफ आ गया तो। मैंने कहा, फिलहाल तो किसी के आने की उम्मीद नहीं। चटाई देख रही हो, खुश्क पत्तों और निमकोलियों से भरी पड़ी है, इसका मतलब है कि कई रोज से यहाँ कोई नहीं आया। मेरा ख्याल है कि फसल पकने के दिनों में खेतों की हिफाजत के लिए कोई यहाँ रहता होगा। मुमकिन है बीच में भी कभी कभार कोई यहाँ आ जाता हो, लेकिन फिलहाल किसी के आने का इम्कान नहीं है। सुमित्रा ने कहा, वो देखो वो क्या टंगा हुआ है शाखों में। मैंने मुड़कर देखा, एक दरख्त की शाखों में कोई बड़ा सा कपड़ा फंसा हुआ था। मैंने हाथ बढ़ाकर उसे खींच लिया। वो एक बहुत मैला सा तकिया था जिसमें अगरचे रुई बहुत कम थी, मगर तकिए का काम दे सकता था। मैंने वो तकिया झाड़कर सुमित्रा के हवाले किया और चटाई उठाकर झाड़ने लगा। मैंने कहा, लो भाई, अब यहाँ आराम कर सकते हैं। सुमित्रा ने तकिया चटाई पर एक तरफ रखा और फौरन ही आराम करने लेट गई। खेतों में बेपनाह हब्स था जिससे हर लम्हा हमें अपना सांस घुटता हुआ महसूस हो रहा था, मगर यहाँ नीम के दरख्तों के नीचे किसी कदर खुनकी थी। हम दोनों कुछ देर खामोशी से एक दूसरे की तरफ देखते रहे। फिर सुमित्रा ने ही सुकूत तोड़ा। बोली, अगर वो लोग हमारी तलाश में इस तरफ आ गए तो क्या होगा? मैंने कहा, इसका इम्कान नहीं। वो लोग हमें पहाड़ियों की तरफ तलाश कर रहे हैं। हो सकता है हमारी तलाश में पहाड़ियों के दूसरी तरफ तो निकल जाएं, मगर इस तरफ आने की तवक्को नहीं। वो सोच भी नहीं सकते कि हम जिस तरफ से भागे हैं दोबारा उसी तरफ भी आ सकते हैं। सुमित्रा ने कहा, लेकिन हम कब तक यहाँ छुपे रहेंगे? मैंने कहा, कम से कम आज का दिन तो हमारी तलाश रहेगी। हो सकता है कि पहाड़ियों में और उनके दूसरी तरफ मैन हंट के लिए मजीद फोर्स तलब कर ली जाए, लेकिन शाम के बाद उनकी तलाश का ये सिलसिला खत्म हो जाएगा और उसके बाद ही हम यहाँ से निकलने की सोचेंगे। सुमित्रा ने अचानक ही मौजू बदल दिया। बोली, बेचारी रत्ना। उसके लहजे में बेपनाह कर्ब था। बोली, मुझे उसकी मौत का बेहद दुख है। मैं उस खौफनाक मंजर को मुद्दतों नहीं भुला सकूंगी। मैंने अफसरदा लहजे में कहा, रत्ना की मौत का दुख मुझे भी है, लेकिन गलती उसी की थी। अगर वो सूटकेस के लिए वापस न मुड़ती तो इस वक्त हमारे साथ होती, लेकिन शायद कसूर उसका भी नहीं। यही सूटकेस उसका जिंदगी भर का सरमाया था जिसे वो अपने से जुदा नहीं करना चाहती थी, और यही दौलत उसकी अंदोहनाक मौत का बायस बनी। रत्ना मुझे जिंदगी के आखिरी लम्हों तक याद रहेगी। उसने मेरा बहुत साथ दिया है, कदम कदम पर मौत से पंजा आजमाई की। अगर वो मेरा साथ न देती तो मैं इस वक्त यहाँ न होता, बल्कि माउंट अबू में ही कहीं मारा गया होता। उसकी वजह से भी मेरा हौसला बहुत बुलंद रहा। वो मेरी ढाल बनी रही और आखिरकार उसने मेरी खातिर जान दे दी। मैं उसे कभी नहीं भूल सकूंगा। सुमित्रा ने कहा, मुझे भी वो हमेशा याद रहेगी। हम देर तक रत्ना के बारे में बातें करते रहे। रत्ना के जिक्र से फजा सोगवार सी हो गई और फिर मैंने मौजू बदल दिया। कुछ देर बाद मैं सीधा होकर बैठ गया और सूटकेस का जायजा लिया। सूटकेस के नीचे की तरफ दाएं कोने के पास गोली लगी थी। मेरा ख्याल था कि उस जगह करेंसी नोट हुए तो गोली लगने से जाया हो गए होंगे। सूटकेस मुकफ्फल था और उसकी चाबी रत्ना के ही पास थी, लेकिन थोड़ी सी कोशिश के बाद मैं सूटकेस के दोनों ताले खोलने में कामयाब हो गया। करेंसी नोट महफूज रहे थे। उस तरफ कुछ जेवर वगैरह थे जिन्हें गोली से नुकसान पहुंचा था। मैंने सूटकेस बंद करते हुए कहा, बेचारी रत्ना तो इनसे फायदा न उठा सकी। सुमित्रा ने कहा, और मेरी तो सारी मेहनत ही जाया हो गई। मैं उसका मतलब समझ गया था। वो माउंट अबू में पंडित भेरू के बंगले से 2 सूटकेसों में दौलत भरकर लाई थी। उसमें करेंसी नोटों के बंडल भी थे और तलाई जेवरात और सोने की मूर्तियां भी। पहाड़ी के करीब खेतों के आखिरी सिरे पर पुलिस मुकाबले के दौरान एक गोली लैंड क्रूजर के फ्यूल टैंक में लगी, जिससे लैंड क्रूजर आग के बहुत बड़े गोले की तरह उछलकर फट गई और उसमें मौजूद दोनों सूटकेसों में भरे हुए करेंसी नोट और सोने की मूर्तियां भी आग के शोलों की तरह बिखर गईं। और इस तरह सुमित्रा अपनी जिंदगी भर की पूंजी से महरूम हो गई। मैंने सूटकेस पहले की तरह तकिया बनाकर रखा और उसे टेक लगाकर लेट गया। अब तक की सूरत हाल का जायजा लेने के बाद सोचने लगा कि हम इस जहन्नम से किस तरह निकल सकेंगे। मैंने अगरचे सुमित्रा को तसल्ली दे दी थी कि इस तरफ आने का खतरा नहीं है, लेकिन इस इम्कान को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। अगर पुलिस को शुबा हो गया कि हम पहाड़ियों के दूसरी तरफ जाने की बजाय खेतों में वापस आ गए हैं, तो इस तरफ भी हमारी तलाश शुरू हो जाएगी। खेतों में हमें तलाश करना आसान काम नहीं था, लेकिन सवाल ये पैदा होता था कि हम कब तक भूखे प्यासे यहाँ छुपे रह सकते हैं। मेरे अंदाजे के मुताबिक अभी दिन के 11 बजे थे। पूरा दिन बाकी था।
दिन की रोशनी में हम खेतों से नहीं निकल सकते थे। मुमकिन है ये रात भी हमें खेतों में ही गुजारनी पड़े, और अगर यहाँ से निकलते ही पुलिस से आमना सामना हो गया तो हम क्या कर सकेंगे। हमारे पास अब सिर्फ एक पिस्तौल रह गया था जिसमें 2-3 गोलियां बची हुई थीं। दूसरा पिस्तौल रत्ना के पास था जो उसकी लाश के करीब ही रह गया था। मेरा जहन बुरी तरह उलझा हुआ था। ये सब कुछ सोचते हुए उलझने कुछ और गंभीर होने लगी। मैंने तमाम ख्यालात जहन से निकाल दिए और खाली उस जहनी की कैफियत में आंखें बंद कर लीं। पिछली रात भी मैंने जाग कर गुजारी थी। सुबह 7 बजे के करीब हम रूप सुहाय की हवेली से निकले थे और उसके बाद की भाग दौड़ ने मुझे बुरी तरह थका दिया था। आंखें बंद करते ही नींद ने हमला किया। मैंने आंखें खोल दी मगर नींद मुझे पछाड़ने पर तुली हुई थी और आखिरकार एक तवील जदोजहद के बाद मेरे आसाब जवाब दे गए। मैं पता नहीं कितनी देर सोया था कि एक मानूस सी आवाज सुनकर मैं चौंक गया। मैंने उठकर झुंड से बाहर देखा। बारिश की मोटी मोटी बूंदें गिर रही थीं। वो आवाज दरख्तों के पत्तों पर बारिश की बूंदों के गिरने की थी। दिन का वक्त था और हम उस वक्त ऐसी जगह पर थे जहां किसी भी वक्त कोई भी काश्तकार आ सकता था। मेरी आंखों में तशवीश लहरा गई। जब से आसमान पर बादलों के पर्रे जमना शुरू हुए थे मुझे यही अंदेशा था कि अगर बारिश शुरू हो गई तो क्या होगा। मैंने मुड़कर देखा तो सुमित्रा भी घुटने और दोनों हाथ जमीन पर टिकाए बाहर दिख रही थी। उसके चेहरे पर भी तशवीश के तासुरात थे। वो बोली, अब क्या होगा? मैंने कहा, मैं अपने खुदा से दुआ करता हूँ, तुम अपने भगवान से प्रार्थना करो कि बारिश रुक जाए। अगर बारिश हल्की रही तो इन दरख्तों की गुंजान शाखों और पत्तों की वजह से कुछ बचत हो सकती है। मजीद बचाव के लिए हम ये चटाई अपने ऊपर डाल लेंगे। सुमित्रा सिमट कर पीछे हट गई। मैं दरख्तों के झुंड से निकलकर नदी में उतर गया। गहरे बादलों और बूंदाबांदी की वजह से मौसम में खासी खुनकी आ गई थी। मैं चंद गोते लगाने के बाद नदी से निकल आया और झुंड में आकर कपड़े पहन लिए। मैं दिल ही दिल में बारिश थम जाने की दुआएं मांगता रहा और मुझे ये देखकर हैरत हुई कि खुदा ने अपने इस गुनाहगार बंदे की दुआ कबूल कर ली। आसमान पर गहरे बादलों की वजह से फजा में अंधेरा सा हो रहा था। मुझे वक्त का अंदाजा नहीं था, लेकिन ये बात जरूर कह सकता था कि दिन के 11 बजे मैं नींद की वादी में उतरा था और काफी देर सोया था, क्योंकि आंख खुलने के बाद मेरे दिमाग पर नींद का खुमार नहीं था, जिसका मतलब था कि मैं कई घंटे सोया था। मेरी नींद पूरी हो चुकी थी और मेरे ख्याल में अब शाम होने के करीब थी। इस ख्याल से ही मुझ पर हौल सा तारी हो रहा था कि अगर रात को किसी वक्त फिर बारिश शुरू हो गई तो हम अपना बचाव कैसे करेंगे। मेरे जहन में एक ख्याल ये भी था कि अभी दिन की रोशनी बाकी थी। रात का अंधेरा फैलने से पहले पहले हमें कोई मुनासिब पनाहगाह तलाश कर लेनी चाहिए थी, लेकिन इस ख्याल को मैंने जहन से झटक दिया। पनाह हमें बस्ती में ही मिल सकती थी और जाहिर है हम किसी बस्ती का रुख नहीं कर सकते थे। सुमित्रा काफी देर खामोश बैठी रही और जब उसने जबान खोली तो इस किस्म के खदशात का इजहार किया। मैंने कहा, फिलहाल तो यही जगह हमारे लिए गनीमत है। किसी बस्ती का रुख करके खतरात मोल लेने से बेहतर है कि हम रात इसी पनाहगाह में गुजार दें। इसके अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं। सुमित्रा गहरा सांस लेकर रह गई। हम दोनों खामोश बैठे रहे। फिर अंधेरा गहरा होता चला गया। सुमित्रा ने कहा, मैंने शाखों में फंसे हुए उस डिब्बे में माचिस रखी हुई देखी थी। लालटेन जला दो, अंधेरे में वहशत सी हो रही है। मैंने कहा, लालटेन की रोशनी जहां हमारी मौजूदगी की निशानदही कर देगी। अंधेरे में हम महफूज हैं। तारीकी इस कदर गहरी थी कि मुझे अपने करीब बैठी हुई सुमित्रा भी नजर नहीं आ रही थी। घोर अंधेरे में हशरातुल अर्श की आवाजें वाकई वहशत तारी कर रही थी। खेतों में कहीं किसी भेड़िए के रोने की आवाज सुनाई दी और सुमित्रा उछल कर मेरे साथ लिपट गई। बोली, मुझे डर लग रहा है। मैंने कहा, डरने की बात नहीं है, आसपास कोई भी नहीं है। थोड़ी थोड़ी देर के बाद हमारे अतराफ में भेड़ियों की आवाजें सुनाई देती रहीं। सुमित्रा मेरे कंधे से सर टिकाए सो रही थी। आंख खुलती तो भेड़ियों की खौफनाक आवाज सुनकर सहम जाती। खुदा खुदा करके रात अपने इख्तिताम के करीब पहुंचने लगी और फिर वो आवाजें सुनकर मैं उछल पड़ा। वो 2 आदमी थे जो जोर जोर से बातें कर रहे थे। जबान राजस्थानी थी। मैं पूरी तवज्जो से वो आवाजें सुनने की कोशिश करता रहा। उनसे मुझे ये अंदाजा हुआ कि वो काश्तकार थे। मैंने सुमित्रा का सर हटाकर तकिए पर रख दिया और उठकर झुंड से बाहर आ गया। मेरे सामने मिर्चों के खेत थे। दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा था। बाईं तरफ ऊंची फसलें थीं और वो आवाजें उस तरफ से आ रही थीं। मैं खेत में घुस गया और मोहतात अंदाज में पौधों में चलता रहा। ये खेत खासा बड़ा था। इसके दूसरे किनारे पर पहुंचकर मैं रुक गया और फिर मेरी आंखों में चमक सी उभर आई। उस खेत से आगे मवेशियों के चारे के 3-4 खेत थे और उनके परली तरफ झोंपड़ा नुमा एक मकान बना हुआ था, जिसके सामने 2-3 बकरियां बंधी हुई थीं और उनके करीब ही छोटे पहियों वाली एक बैलगाड़ी भी खड़ी थी, लेकिन कोई बैल वगैरह नजर नहीं आ रहा था। 2 आदमी खेत में बैठे चारा काट रहे थे। पहले तो मैं यही समझा कि वो अपनी बकरियों के लिए चारा काट रहे हैं,
लेकिन कटे हुए चारे की छोटी छोटी ढेरियां देखकर मुझे अंदाजा लगाने में दुश्वारी पेश नहीं आई कि वो चारा मंडी ले जाएंगे। मुझे बड़ी हैरत हुई। उनका झोंपड़ा हमसे सिर्फ एक खेत के फासले पर था और हम रात भर नीम के दरख्तों के झुंड में पड़े सर्दी से ठिठुरते रहे थे। कल अगर हमें दरख्तों का ये झुंड नजर आता तो हम उस तक पहुंच चुके होते। मैं कभी चारा काटते हुए उन काश्तकारों को देखता और कभी उस झोंपड़ा नुमा मकान की तरफ देखने लगता। उस मकान के आसपास कोई फर्द नजर नहीं आया था। मैं अभी तक कोई फैसला नहीं कर सका था कि आगे बढ़कर उन काश्तकारों से राब्ता करना चाहिए या नहीं। मैं भी ये सोच ही रहा था कि एक निस्वानी चीख की आवाज सुनकर चौंक गया। चीख की ये आवाज दरख्तों के झुंड की तरफ से आई थी और जाहिर है चीखने की वो आवाज सुमित्रा के अलावा और किसकी हो सकती थी। वो दोनों काश्तकार भी अपना काम छोड़कर उस तरफ देखने लगे। उसी लम्हे चीखने की आवाज दोबारा सुनाई दी। वो दोनों उठकर खड़े हो गए। दोनों के हाथों में लंबी लंबी खम खाई हुई दरांतियां थीं। मैंने मुड़कर झुंड की तरफ दौड़ लगा दी। पौधों को इधर उधर हटाता हुआ तेजी से दौड़ता रहा। मेरे दिल में तरह तरह के वसवसे उभर रहे थे। क्या पुलिस इस तरफ पहुंच गई थी? लेकिन फिर यह ख्याल जहन से झटक दिया, अगर पुलिस वाले होते तो इस कदर खामोशी ना होती। फायरिंग से इलाका गूंज उठा होता। हो सकता है कोई और आदमी इस तरफ निकल आया हो जिसने सुमित्रा को माले गनीमत समझकर उस पर कब्जा करने की कोशिश की हो। मैं खेत से निकलकर नीम के दरख्तों के झुंड के सामने पहुंच गया। झुंड के अंदर से ऐसी आवाजें सुनाई दे रही थी जैसे दो आदमी एक दूसरे से गुत्थम गुत्था हो रहे हैं। पिस्तौल मेरे हाथ में था। मैं झाड़ियां फलांगता हुआ झुंड में दाखिल हुआ और फिर मुझे ज़हनी तौर पर एक जोरदार झटका लगा। वो एक लंबी तड़ंगी औरत थी जिसने सुमित्रा को दबोच रखा था। सुमित्रा वैसे भी धानपान सी औरत थी। उस औरत के मुकाबले में तो वो बहुत कमतर लग रही थी। उस औरत ने भी राजस्थानी लिबास पहन रखा था। उसने सुमित्रा को बालों से जकड़ रखा था, जबकि उसके बाल भी सुमित्रा की गिरफ्त में थे। उन दोनों की टांगें भी एक दूसरे में उलझी हुई थीं। मैंने चीख कर कहा, कौन हो तुम? छोड़ो इसे। और सुमित्रा को उसकी गिरफ्त से छुड़ाने की कोशिश की। खेतों की तरफ से उन दोनों किसानों के शोर मचाने की आवाजें भी सुनाई दे रही थीं। वो किसी भी लम्हे यहाँ पहुंचने वाले थे। सुमित्रा के बालों पर उस औरत की गिरफ्त मजबूत थी। वो जोर जोर से झटके भी दे रही थी और सुमित्रा हौले हौले चीख रही थी। ये तो मैं समझ गया था कि ये औरत भी उन किसानों की ही साथी थी। मैं उस पर सख्ती नहीं करना चाहता था क्योंकि मैं उन लोगों से काम लेना चाहता था। इसलिए मैं उस पर हाथ उठाने की बजाय नरमी से काम लेते हुए सुमित्रा को उससे अलग करने की कोशिश कर रहा था। दौड़ते हुए कदमों की आवाज सुनकर मैं झुंड से बाहर आ गया। वो दोनों काश्तकार खेत से निकलकर दौड़ते हुए इस तरफ आ रहे थे। उन दोनों के हाथों में दरांतियां थीं। उनमें से एक किसी औरत का नाम लेकर चीखते हुए कुछ कह रहा था। वो जैसे ही करीब पहुंचे मैं सामने आ गया और पिस्तौल वाला हाथ उनकी तरफ उठा दिया। वो दोनों एक झटके से रुक गए। उनके चेहरों पर वहशत सी उभर आई थी। मैंने बारी बारी उनकी तरफ देखते हुए कहा, देखो वो यकीनन तुम्हारी औरत है। वो किसी गलत फहमी की वजह से मेरी पत्नी को मार रही है। उसे छुड़ाओ, हम बाद में बात करेंगे। उनमें से एक ने कहा, तुम कौन हो भाया? मैंने कहा, हम परदेसी हैं, हमें दोस्त समझो, लेकिन अगर दुश्मनी करोगे तो घाटे में रहोगे। वो दोनों चंद लम्हे मेरी तरफ देखते रहे। फिर उनमें से एक दौड़ता हुआ झुंड में घुस गया और सुमित्रा को उस औरत के शिकंजे से छुड़ाने की कोशिश करने लगा। उसकी चीखती हुई आवाजें भी सुनाई दे रही थी। वो लता का नाम लेकर कुछ चीख रहा था। मैं झोंपड़े में दाखिल हुआ तो सुमित्रा को उस औरत से निजात मिल चुकी थी। वो बेहद खौफजदा थी। वो दौड़कर मेरे करीब आ गई। दूसरे आदमी ने लता को संभाल लिया। वो अब भी चीख रही थी। उसका मर्द उसे बड़ी मुश्किल से ठंडा कर सका था। फिर ये दिलचस्प इंकिशाफ हुआ कि लता घूमती हुई इस तरफ आ गई थी। उसने झुंड में एक औरत को सोते हुए देखा तो उसे कंधे से पकड़कर जगाने लगी। सुमित्रा गड़बड़ा कर उठी। वो न जाने क्या समझी कि उसने लता को जोरदार थप्पड़ मार दिया और फिर लता ने भी उस पर हाथ उठा दिया। इस तरह उन दोनों में बाकायदा जंग छिड़ गई। लता के पति संग्राम ने कहा, तुम कौन हो भाया? कहाँ से आए हो और इस जगह कैसे पहुंचे? मैंने कहा, हम परदेसी हैं, खतीन से कोटपुतली की तरफ जा रहे थे। भूल कर कच्चे रास्ते पर निकल आए मगर हमें डाकुओं ने घेर लिया। हम बड़ी मुश्किल से जान बचाकर वहां से भाग निकलने में कामयाब हुए। रात को हम यहाँ पहुंचे, सर्दी में ठिठुरते रहे। यकीन करो हम अच्छे लोग हैं, तुम्हारे दोस्त हैं। अगर तुम हमारी मदद करो तो हम तुम्हें माकूल मुआवजा देंगे। वो लोग हमें अपने मकान में ले आए। मकान पर पहुंचकर लता ने अपने कपड़ों का एक जोड़ा सुमित्रा को दिया। उन्होंने सबसे पहले हमें खाना खिलाया और फिर बकरी के दूध की चाय पिलाई। मैं मुख्तलिफ तरीकों से उससे मालूमात हासिल करने की कोशिश करता रहा और ये बात मेरे लिए इत्मीनान बख्श साबित हुई कि वो लोग गुज़श्ता रोज पुलिस की कार्रवाई के बारे में कुछ नहीं जानते थे। दरअसल वो जगह यहाँ से दूर थी। गुज़श्ता रोज उन्होंने फायरिंग की हल्की सी आवाजें तो सुनी थी, लेकिन उन्हें इस सिलसिले में ज्यादा तजस्सुस नहीं था क्योंकि इस इलाके में डाकू वारदातें करते रहते थे।